हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 7th क्विज सेशन है। तो इसका ब्रॉड टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है और आज हम प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम कंजम्पशन कर्व बिकम। तो देखिए, पहला जो 5 क्वेश्चंस है आज का क्विज सेशन में, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वो इनकम कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व के ऊपर है। तो पहले मैं I'll just read the first 5 questions without giving the answers. जिसको आंसर पता है वो अपने आप आंसर सिलेक्ट कीजिए, लेकिन मैं पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगी इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व क्या होते हैं। डिस्कस करने के बाद मैं फाइनल आंसर्स दूंगी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, कंज्यूमर्स डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ICC, दैट इज इनकम कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व, लोरेंट्ज कर्व एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व। जिसको आंसर पता है वो अपने आप आंसर कीजिए। यह है थर्ड क्वेश्चन, डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इन इलास्टिक, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑप्शन ए गिफन्स पैराडॉक्स, ऑप्शन बी एंजल्स लॉ, ऑप्शन सी गॉसन्स लॉ एंड ऑप्शन डी रिकार्ड्स लॉ। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इन द अबव डायग्राम, इफ IC, that is indifference curve, represents income consumption curve, that then it means that option A only A is inferior good, option B only B is inferior good, option C A and B are inferior goods, and option D A is normal good. And the last question, based on income consumption curve and angel curve, that is and price consumption curve, that is according to Ernest Angel, as income increases, there are 3 statements. The proportion of budget spent on food will fall, the proportion of budget spent on housing and clothing will remain constant, third, the proportion of budget spent on all other goods will increase. तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, जिनको पता है वो आंसर कीजिए। और लास्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली प्रीवियस जो क्विज सेशन में मैं जो कुछ भी टॉपिक मैंने कवर किए थे तो उसका ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 टॉपिक, टोटल 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो ये था फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑन इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व। लेट अस नाउ रीड द थियोरी। ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। तो सपोज एक व्यक्ति है, उसको इनकम मिल रहे हैं अभी ₹10,000, तो उस इनकम को यूज करके वो X एंड Y खरीद लेता है, जिसे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसका इक्विलिब्रियम डिनोटेड होते हैं बाय द पॉइंट E1, बाय द पॉइंट E1। ओके, उसका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब उसका इनकम इंक्रीज होगा तो ज्यादा X एंड Y वो परचेज करेगा। आप जानते हैं कि इनकम इंक्रीज होने से ये जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करता है। यहाँ पर इनिशियल बजट लाइन है, इनकम इंक्रीज होने से बजट लाइन ऐसे शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने प्रीवियस स्लाइड क्विज सेशन में एक्सप्लेन किया था। तो इनकम इंक्रीज होता जा रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी चेंज होता जा रहा है, E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। तो इसको इक्विलिब्रियम चेंज होना लगता है। तो इन सब इक्विलिब्रियम को जब आप मैच करते हो, ज्वाइन करते हो, तो ये जो कर्व मिलता है इसको हम ICC बोलते हैं या इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं, ठीक है। ओके, अब इनकम कंजम्पशन कर्व पहला जो केस था ये नॉर्मल गुड्स का केस था। इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए गुड्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब यू आर परचेजिंग मोर एंड मोर X एंड Y। सो दिस इज फॉर नॉर्मल गुड केस। अब जब इंफीरियर गुड केस होता है, सपोज यहाँ पर गुड X है, इंफीरियर गुड, तो आप देख सकते हैं इनकम इंक्रीज होता जा रहा है 1000, 2000, 3000, 4000। तो पहले 1000 में क्या हुआ था, गुड X कंज्यूम होता था एट दिस पॉइंट E1, दैट इज 150। ओके, E2 में जब इनकम इंक्रीज होता है तब ये 200 था, लेकिन जब 3000 हुआ है, फर्दर इंक्रीज हुआ है इनकम का, तो तब क्या हो रहा है, तब
तब ये कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस टू 100। फिर फर्दर 4000 इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस टू 50। सो E1 E2 यहाँ पर जब गुड एक्स कंजम्पशन डिक्रीज होता जा रहा है तो ये E3 होता है और फिर E4। तो जब गुड एक्स इंफीरियर होता है तो इनकम कंजम्पशन कर्व ऐसे दिखता है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर y नॉर्मल है, गुड y इंक्रीज होता जा रहा है विद इंक्रीज इन इनकम। सिमिलरली अगर गुड y इंफीरियर गुड हो और गुड x नॉर्मल हो तो इसका ऑपोजिट होगा, ऐसे दिखेगा इनकम कंजम्पशन कर्व, जस्ट ऑपोजिट। और नेक्स्ट है अगर गुड y अगर लग्जरी गुड हो और गुड x नेसेसरी गुड हो तो आप देखिए इनकम इंक्रीज होता जा रहा है। इनकम इंक्रीज होने से गुड एक्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन गुड वाई का इंक्रीज ज्यादा हो रहा है व्हेन कंपेयर टू गुड एक्स, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होता है तो हम लग्जरी गुड्स पे खर्चा ज्यादा करने लगता है। तो इसलिए ये आईसीसी कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम इंक्रीज होता है बाय 25%, तो अगर गुड वाई लग्जरी गुड हो तो 60% इंक्रीज होगा ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। हम ज़्यादा इनकम इंक्रीज होने से ये पर्सन जो है, ये एक व्यक्ति है, वो ज़्यादा मतलब लग्जरी गुड पे खर्चा करेगा ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनकम, और नेसेसरी गुड में 5% जस्ट इंक्रीज होता है। ओके, और यहाँ पर अगर वो एक्स कमोडिटी लग्जरी हो तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज कमोडिटी ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होता है ज़्यादा देन गुड वाई, लेस देन प्रोपोर्शनेटली, मोर देन प्रोपोर्शनेटली। तो इनकम कंजम्पशन कर्व कुछ ऐसा दिखता है। तो 3 टाइप्स ऑफ शेप हमें मिला है, एक है नॉर्मल गुड का शेप और ये है अदर टाइप्स ऑफ शेप। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व की। अब हम जाते हैं एंजल लॉ। तो एंजल लॉ क्या है? As the income of the household increases, the proportion of income spent on necessary goods decreases and luxury good increases. तो जब इनकम इंक्रीज होता है तो जितना इनकम आप स्पेंड करते हो ऑन नेसेसरी गुड वो कम हो जाते हैं और लग्जरी गुड का इंक्रीज हो जाते हैं। The proportion of income spent on necessary good decreases and luxury good increases. Okay? तो अब हम कैसे हमें एंजल कर्व मिलता है फ्रॉम एन इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये देखिए ये एक नेसेसरी गुड का इनकम कंजम्पशन कर्व है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व हम गुड एक्स और गुड वाई यहाँ पर रहता है, तो हम एंजल कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ गुड एक्स। तो यहाँ पर हॉराइजॉन्टल एक्सिस में गुड एक्स है और इनकम है वर्टिकल एक्सिस में, और यहाँ पर इनकम कंजम्पशन कर्व में गुड वाई और गुड एक्स होता है। इनकम चेंज हम डिनोट करते हैं विद अ शिफ्ट इन द बजट लाइन। ओके, तो यहाँ पर इनकम कंजम्पशन कर्व हमारा नेसेसरी गुड का है, तो एंजल कर्व ऐसे दिखेंगे। इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होता जा रहा है। हम ग्राफिकली ये प्लॉट करके, ये है एंजल कर्व। ओके, हम ऐसे प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पर E1 है, तो एट दिस 100 इनकम E1 वी हैव 20 यूनिट्स ऑफ गुड। E2 को हम मार्क करेंगे, फिर 30 E3, दिस इज समथिंग लाइक दैट, एंड E4 ऐसे। ओके, नेक्स्ट है दिस इज लग्जरी गुड एंजल। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लग्जरी गुड का केस लेते हैं। तो लग्जरी गुड ऑफ मतलब यहाँ पर गुड एक्स लग्जरी गुड है, तो हमें पता है इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ लग्जरी गुड कैसे दिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी फाइंड आउट द एंजल कर्व ऑफ लग्जरी गुड। यहाँ पर गुड एक्स हमने प्लॉट किए हैं, गुड एक्स एंड इनकम को हमने प्लॉट किए हैं। तो यहाँ पर स्लोप इज़ हाई और यहाँ पर स्लोप इज़ लेस। मतलब जब इनकम इंक्रीज होता जा रहा है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हो ऑन कमोडिटी एक्स। ओके, अच्छा, ये है इन्फीरियर गुड का एंजल कर्व। तो हमें पता है इन्फीरियर गुड का इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे दिखता है।
तो जब हम उसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे इनकम और गुड एक्स का, यहाँ पर गुड एक्स इंफीरियर गुड है तो हम प्लॉट करते हैं तो हमें ऐसा एंजल कर्व मिलेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रल गुड। अगर गुड एक्स न्यूट्रल हो मतलब इनकम चेंज होने से गुड एक्स का परचेज फिक्स रहता है तो आईसीसी ऐसे दिखेगा। तो न्यूट्रल गुड में भी कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर 30 होगा, इट्स गिवन 20 एनीवे, या ओके। अब चलिए डिस्कस करते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो ये था एंजल कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व। अब प्राइस कंजम्पशन कर्व देखिए, आप जानते हैं बजट लाइन जब प्राइस डिक्रीज होता है, सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, तो ये अगर इनिशियल बजट लाइन हो तो प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर डिक्रीज होता है तो बजट लाइन ऐसे शिफ्ट करते हैं, ऐसे, ओके, ओवर हियर इट चेंजेस इन दिस वे। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कमोडिटीज परचेज होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, राइट। तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिलता है, E1, E2, E3, E4, बिकॉज पहला इनिशियल बजट लाइन है, फिर प्राइस चेंज होने से द बजट लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम AL2, ये AL1 इनिशियल है, प्राइस डिक्रीज हुआ है गुड वन का, फिर AL2 हुआ है और ज़्यादा गुड वन परचेज होता है, दैट इज एट M2, यहाँ पर M3। तो हमें नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वी आर गेटिंग हायर इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3, IC4 और हमारे नए नए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू न्यू बजट लाइन, फर्दर प्राइस डिक्रीज होने से AL3 होता है, नया इंडिफरेंस कर्व IC3 और नया कमोडिटी कंज्यूम्ड होता है M3 और यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम है E3। फिर बजट लाइन फर्दर प्राइस डिक्रीज होने से बजट लाइन फिर एक बार रोटेट होता है टू AL4 और हमारे पास नया इंडिफरेंस कर्व होता है IC4, इक्विलिब्रियम E4 और कमोडिटी इंक्रीज होता है टू M4, OM4, ओके। सो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व मिलता है। ये प्राइस कंजम्पशन कर्व इसलिए है क्योंकि प्राइस चेंज होने से जब डिमांड डिक्रीज होता है तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम मूव करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी चेंज होता है। इसलिए ये प्राइस कंजम्पशन है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है प्राइस चेंज होने से हो रहा है, ओके। तो अब देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ अ गिवन गुड, क्योंकि देखिए अगर प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज होता है तो डिमांड फॉर एक्स भी डिक्रीज हो जाता है। ये गिवन गुड का केस है, एक्स गिवन गुड का है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पर बजट लाइन तो शिफ्ट कर रहा है क्योंकि प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, AL1, AL2, AL3, AL4, ओके, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस। लेकिन अब देखिए M4 पहले E1 इक्विलिब्रियम में आप कंज्यूम कर रहे थे M4, ओके, लेकिन E2 इक्विलिब्रियम में जब प्राइस डिक्रीज होता है आप कंजम्पशन डिक्रीज कर देते हैं टू M3। E3 इक्विलिब्रियम में जब प्राइस इंक्रीज होता है आप कंजम्पशन डिक्रीज करके M2 हो जाते हैं। जब E4 इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप कंजम्पशन मतलब प्राइस फर्दर डिक्रीज होने से आप M1 कंज्यूम करते हो तो आपका प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है और आप कंजम्पशन ऑफ एक्स भी डिक्रीज कर देते हो, ठीक है। कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये गिवन केस है, ठीक है, ओके, ओके। अब हम प्राइस कंजम्पशन कर्व और इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस तो डिक्रीज हुआ है, हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व हमें मिला है, तो प्राइस फॉल करता है फ्रॉम P2 टू P1, ओके, P2 से P1 फॉल करता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होता है फ्रॉम M1 टू M2, ओके। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम PN1 टू PN2। तो हाँ, आप टोटल एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी के रिलेशनशिप मैंने प्रीवियस क्विज सेशन में हमने डिस्कस किए थे। तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, प्राइस फॉल करता है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, ओके। तो जब प्राइस फॉल करता है, टोटल एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करता है तो डिमांड इलास्टिक होता है। आप देख भी सकते हैं, देखिए प्राइस चेंज होने से क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो होता है वो चेंज बहुत ज़्यादा होता है।
मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये है इलास्टिक कंडीशन। ठीक है, मतलब प्राइस का थोड़ा चेंज होने से क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है और क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होता है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कंसेप्ट अनुसार जब प्राइस फॉल होता है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं तो इसको इलास्टिक सिचुएशन कहते हैं। और ये है इन इलास्टिक सिचुएशन, प्राइस भी फॉल कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है। इन इलास्टिक आप जानते हैं, इन इलास्टिक का सिचुएशन यहाँ पर क्या है, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ओके, सो दैट इज इन इलास्टिक। क्वांटिटी डज नॉट चेंज दैट मच, क्वांटिटी उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये है इन इलास्टिक केस। और लास्ट है यूनिटरी इलास्टिक केस। तो यूनिटरी इलास्टिक केस मतलब जब प्राइस फॉल करता है टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो ये है यूनिटरी इलास्टिक केस। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एक गिवन डायग्राम में ही समझा सकते हैं। देखिए, पहला जो है इलास्टिक ऐसा नीचे जा रहा है, इन इलास्टिक ऐसे ऊपर जा रहा है और यूनिटरी इलास्टिक ऐसे फिक्स रहते हैं। तो ये है इलास्टिक पोर्शन, ये है यूनिटरी और ये है इन इलास्टिक पोर्शन। हम एक ही डायग्राम में हमने एक्सप्लेन कर दिया है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ओके, तो अब हम डिमांड शेड्यूल निकाल सकते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व से। देखिए यहाँ पर प्राइस कंजम्पशन कर्व यहाँ पर गिवन है ऐसे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, E1, E2, E3, E4। फाइन, तो यहाँ पर क्वांटिटी है M1 और प्राइस OA मतलब क्या है, OA मतलब मनी एट इट्स डिस्पोजल। ठीक है, OA यूनिट। और OB1 जो है वो है क्वांटिटी ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद द एंटायर अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद द एंटायर अमाउंट। तो OA है मनी एट द डिस्पोजल, OB1 है क्वांटिटी ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद द एंटायर अमाउंट। तो OA बाई OB1 होता है P4, दैट इज प्राइस ऑफ P4। ओके, तो हम E1 से हमें P4 मिल जाते हैं, E1 से हमें M1 मिलता है और P4 मिलता है। फिर हम ऐसे M2 प्लॉट करते हैं तो हमें P3 मिलता है, फिर M3 P2 और M4 P1। ठीक है, तो ये है डिमांड शेड्यूल। तो ऐसे हमें डिमांड कर्व मिलता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और गिवन गुड के केस में इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट, इनकम कंजम्पशन कर्व ऐसे दिखता है। ठीक है, तो हमें गिवन गुड का ग्राफ हमें ऐसे मिलता है विच इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, तो अब हम आंसर कर सकेंगे। तो फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा होगा? नॉर्मल गुड्स मतलब इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन ऑफ से गुड एक्स इंक्रीज होता है, अपवर्ड मूविंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ कंज्यूमर्स डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व हमें कैसे मिलेगा? इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए इनकम कंजम्पशन कर्व, देन वी हैव एंजल कर्व, लोरेंस कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये हमने डिराइव करके आपको दिखाया है। इट विल बी ऑप्शन डी प्राइस कंजम्पशन कर्व। देन डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इन इलास्टिक, मतलब ये कौन एक्सप्लेन करता है? इनकम इन इलास्टिक मतलब इनकम चेंज होने से डिमांड फॉर फूड स्टफ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये इसके बारे में कौन डिस्कस करता है? एंजल लॉ इनकम और डिमांड का फूड स्टफ के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है इन द अबव डायग्राम इफ द ICC जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये कौन सा गुड को रिप्रेजेंट करता है? ये डेफिनेटली ए इंफीरियर गुड है, गुड ए इंफीरियर गुड अगर हो तो ऐसे इनकम कंजम्पशन कर्व दिखेगा।
अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट एंजल, एज इनकम इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन of budget spent on food will fall, the proportion of budget spent on housing and clothing will remain constant, the proportion of budget spent on all other goods will increase. तो यहाँ पर होगा चारों के ऑप्शन ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अदर गुड्स है, एंजल लॉ जो कहता है वो अदर गुड्स ज़्यादा इंक्रीज होगा, नेसेसरी से ज़्यादा इंक्रीज होगा अदर गुड्स, इनकम इंक्रीज होने से अदर गुड्स का एक्सपेंसेस ज़्यादा इंक्रीज होगा एंजल कर्व के अनुसार. तो ये होगा ऑप्शन डी. ठीक है. ओके, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है इन द सेंस, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि एंजल कर्व में तो हम कहते हैं कि इनकम इंक्रीज होने से प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट ऑफ हम जो कंजम्पशन करते हैं नेसेसरी गुड्स का वो डिक्रीज हो जाते हैं, और अदर टाइप्स ऑफ गुड्स का लग्जरी गुड्स का वो इंक्रीज होता है. नॉट नेसेसरी लग्जरी गुड बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. लेकिन देखिए, एंजल लॉ एक ऑब्जर्वेशन है इकोनॉमिक्स का, वो जो स्टेट का इनकम इंक्रीज होने से द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो होता है ऑन फूड फॉल्स, लेकिन एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन फूड की लेकिन इंक्रीज होता है. याद रखना, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड फॉल्स इवन इफ एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन फूड राइजेस. मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ फूड 0 और 1 के बीच होगा. ठीक है, 0 और 1 के बीच होगा. और ये जो लॉ है ये अर्नेस्ट एंजल ने तो दिए थे, लेकिन एंजल लॉ मतलब ये इम्प्लाई नहीं करते हैं कि फूड स्पेंडिंग जो होता है वो अनचेंज रहता है इनकम इंक्रीज होने से. ये सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर फॉर फूड प्रोडक्ट्स इन परसेंटेज टर्म लेस दैन देयर इंक्रीजेस इन इनकम. ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड विथ द डिमांड कर्व Q इज इक्वल टू, यहाँ पर है K P टू दी पावर माइनस R. तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, तो डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस R K P टू द पावर माइनस R माइनस 1. ओके, अब हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है dq बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू. तो जब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं माइनस R K P टू द पावर माइनस R माइनस 1, और P बाई Q हम ये वैल्यू पुट कर देंगे K P टू द पावर माइनस 1. तो ये तो कट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी R नहीं कट होगा, आई एम वेरी सॉरी. तो हमारे पास रहेगा माइनस R, फिर P टू द पावर माइनस R कैंसिल हो गया इंटू P, और ये है P बाई 1. तो P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा R. इट्स नॉट माइनस R, इट्स R बिकॉज इलास्टिसिटी के इससे पहले एक नेगेटिव साइन है. तो ये होगा R. ओके, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इनवर्स डिमांड तो क्या है, हम कहते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होते हैं, डिमांड डिक्रीज होता है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है. इनवर्स हो हमारा डिमांड फंक्शन, मतलब यहाँ पर डिमांड ऐसे होता है, नॉर्मल डिमांड फंक्शन D इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ओके, तो इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है, आप खुद ट्राई कीजिए. इनवर्स डिमांड फंक्शन इज जस्ट द इनवर्स फंक्शन ऑफ द डिमांड, इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ अ डिमांड फंक्शन. ठीक है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Assume that people like onions on their hamburgers. If the supply of hamburgers decreases, the demand for onions will most likely तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है. Remain unchanged because hamburgers and onions are different goods. Increase because hamburgers and onions are substitute. Increase because hamburgers and onions are complement. Decrease because hamburgers and onions are कॉम्प्लीमेंट्स. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अनियंस और हैमबर्गर्स एक साथ वो कंज्यूम करते हैं पीपल लोग. तो अगर सप्लाई ऑफ हैमबर्गर्स अगर डिक्रीज हो जाते हैं, हैमबर्गर्स का सप्लाई डिक्रीज होगा तो अनियन का भी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हैमबर्गर्स एंड अनियंस कॉम्प्लीमेंट्स है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन है, एंड सप्लाई फंक्शन द एक्सेस डिमांड ब्रिंग्स अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए सपोज ये है क्वांटिटी एक्सिस और ये है प्राइस. तो वी हैव द सप्लाई कर्व एंड वी हैव द डिमांड कर्व. ओके, तो ये है इक्विलिब्रियम प्राइस. तो जब एक्सेस डिमांड होते हैं मतलब डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड सिचुएशन. तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ता है और क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीज़ होने से क्या होगा, क्वांटिटी डिक्रीज़ होगा. राइट, विथ एन इंक्रीज इन प्राइस, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए प्राइस इंक्रीज़ होना चाहिए, विच विल अल्टीमेटली लीड टू अ डिक्रीज इन द डिमांड. राइट, सो यहाँ पर क्या है, प्राइस चेंज होने से डिमांड डिक्रीज होगा, सो लेस देन ज़ीरो. So this is going to be answer B. And the last question, for a linear demand curve, which of the following is true? Elasticity of demand is unity at all points. Elasticity of demand is constant at all points. Elasticity increases as one slides down the demand curve. Elasticity declines as one slides down the demand curve. अब recall कीजिए elasticity का ही जो वीडियो हमने किए थे. तो इलास्टिसिटी का वीडियो में हमने ये पार्ट भी हमने डिस्कस किए थे. राइट, दैट इज इलास्टिसिटी अलोंग अ डिमांड कर्व. तो आप याद कीजिए, ये है सपोज ये है ये ग्राफ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर इस पॉइंट में इलास्टिसिटी इन्फिनिटी था, फिर इस पॉइंट में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 था. आई एम सॉरी, इस पॉइंट में इन्फिनिटी था, इस पॉइंट में ग्रेटर देन 1 था, इस पॉइंट में इक्वल टू 1 था, फिर लेस देन 1 और फिर इस पॉइंट में इज इक्वल टू 0. तो क्या होगा आंसर, ये वेरी क्लियर है, ये आंसर डी होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डायनामिक स्टडी, और स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग. बाय बाय.